सो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड कर लेंगे, उनका मीन ले लेंगे। मीन्स मान लीजिए हमने 100 स्टूडेंट्स हैं तो 50 मेल स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन, 50 फीमेल स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन लिया हमने। अब 2 सैंपल मीन आ गया, यहाँ पे 2 सैंपल मीन आ गया। सो वी विल कंपेयर 2 मीन्स। अब कि मीन मार्क्स मान लीजिए एक आया है मेल स्टूडेंट्स का 73 एंड फीमेल स्टूडेंट्स का मीन मीन आया है मार्क्स का 75। तो ये क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है? जैसे एक ग्रुप का मार्क्स का मीन 75, दूसरे ग्रुप के मार्क्स का मीन 75% का डिफरेंस है। इज इट सिग्निफिकेंट और नॉट? तो ये हमें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पी वैल्यू हमें ये बताती है कि अगर पी वैल्यू लेस देन 0.05 इट मीन्स देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी टू ग्रुप। और अगर ये डिफरेंस देखिए, जब एक चीज हमें और याद रखना है, चाहे हम कंपेयर 2 मीन्स कर रहे हैं या 3 मीन्स कर रहे हैं या 4 मीन्स कर रहे हैं, जब कहने का मतलब है कि जब हम या तो 2 ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं, 3 ग्रुप को, 4 ग्रुप को, कभी भी व्हेन वी कंपेयर 2 मीन्स, 3 मीन्स, 4 मीन्स और 5 मीन्स, तो वो मीन्स जो हैं हमेशा डिफरेंट आएंगे। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि वी वांट टू कंपेयर 2 मीन्स, ठीक है, 2 मीन्स को मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो वो जो मीन वैल्यू आएगी हमेशा ही ऑलवेज वी विल गेट डिफरेंट मीन। लेकिन वो मीन सिग्निफिकेंट डिफरेंट है या नहीं है, ये हमें पी वैल्यू बताती है। If p value less than 0.05, it means there is a significant difference. So we can say female participants ने जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया मेल स्टूडेंट्स के कंपेयर में, ये हम कह सकते हैं। सेकंड है पेयर टी टेस्ट की जो कंपेयर। अब देखिए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के अगर एग्जम्पशंस फुलफिल नहीं होते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, वी विल चेक नॉर्मेलिटी एंड होमोजेनिटी ऑफ द डेटा। नॉर्मेलिटी मीन्स कि के एस वैल्यू, वी विल चेक नॉर्मेलिटी थ्रू के एस टेस्ट और शेपिरो टेस्ट। इफ वी विल गेट p value greater than 0.05, it means our data normal. If we will get p value of leaven test, then it means our data homogeneous. In case our data, बहुत बार ऐसा होता है कि जो डेटा है हमारा वो it is not homogeneous, not normal, then what will we do? We will correct our data. अब डेटा करेक्शन के भी 3 मेथड्स हैं, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा को हम चेक कर लेंगे, अगर किसी भी स्टूडेंट्स की डेटा की नॉर्मलिटी नहीं आ रही है या होमोजेनिटी नहीं आती है डेटा में, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वी विल करेक्ट अवर डेटा आइदर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद भी नॉर्मल और होमोजेनियस नहीं है, देन वी विल यूज मैन वाइटनी यू टेस्ट विच इज इक्वलेंट टू इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। तो एक टेस्ट तो हमको बिल्कुल समझ में आ गया, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और मैन वाइटनी यू टेस्ट। मैन वाइटनी यू टेस्ट हमको डायरेक्टली नहीं लगाना है, सबसे पहले हमें जो है अपने डेटा की नॉर्मलिटी चेक करनी है, होमोजेनिटी चेक करनी है, और उसके बाद अगर डेटा नॉर्मल भी नहीं है, होमोजेनियस भी नहीं है, देन हम जो है मैन वाइटनी यू टेस्ट करेंगे। तो जो सैंपल साइज की एक बात आती है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में, वैसे जो हम लोग कहते हैं कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वहां यूज करते हैं जहां पर सैंपल साइज हमारा कम होता है, 30 से कम है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार 30 पर भी हमारा सैंपल साइज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, लेकिन जब सैंपल साइज कम होता है तो उसमें जो हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स जो बेल शेप में आना चाहिए नॉर्मल कर, वो नहीं आ पाता है 30 या उससे कम सैंपल साइज में। सो व्हेन वी डू नॉट गेट आवर डेटा normally distributed or homogeneous, then we use मैन वाइटनी यू टेस्ट। तो मैन वाइटनी यू टेस्ट कोई नया काम नहीं कर रहा है, इट इज सेम एज इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। बस डिफरेंस क्या है इसमें कि ये जो डेटा है हमारा मैन वाइटनी यू टेस्ट में ये ऑर्डिनल हो जाता है।
इन केस यहाँ पे डेटा रेशियो स्केल का है, कॉन्टिन्यूस डेटा है, सो व्हेन वी अप्लाई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, we will change our data, we will convert it into rank order, and then we will compare median. यहाँ पे मीडियन हम कंपेयर करेंगे मैन वाइट टीम में। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में हम क्या करते हैं, मीन को हम लोग जो है कंपेयर करते हैं, सेम एज पेयर टी टेस्ट। सो दो ग्रुप है हमारे पास, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। सो कोई हमने इसमें एक मेथड यूज किया, तो before particular method performance of the student and after the, या हम ये भी कह सकते हैं कि जितने participants हैं before this particular faculty development program awareness regarding the research methodology, and after this particular program the awareness of research methodology program. So when we can use pair T test when the कंडीशन इज मीन्स बिफोर ट्रीटमेंट, कंडीशन को समझना है, बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, एंड सेम रेस्पोंडेंट। कहने का मतलब है कि रेस्पोंडेंट सेम होंगे। इस तरीके के केस में हम लोग पेयर टी टेस्ट यूज करेंगे। इफ पेयर टी टेस्ट के एज्यूम्पशंस फुलफिल नहीं होते, देन विल्कोक्स साइंड रैंक टेस्ट हम यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है विल्कोक्स साइंड रैंक टेस्ट कोई नया काम नहीं कर रहा, इट इज सिमिलर टू पेयर टी टेस्ट। व्हाई आर वी यूजिंग दिस विल्कोक्स साइंड रैंक टेस्ट? बिकॉज आवर assumptions are not fulfilling, we are not meeting the assumptions of Wilcoxon rank sign test. Now I come to the ANOVA. ANOVA जो हम यूज करते हैं, इसमें दो तरीके के वेरिएबल होंगे, वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मोर देन 2 कैटेगरीज होंगी, 3 लेवल्स होंगे इसमें। जैसे हमने बनाया एक कंट्रोल ग्रुप, सेकंड को हमने 5 ml डोज दिया, थर्ड ग्रुप को हमने दिया 10 ml डोज। या हम इसको मार्केटिंग में भी ले सकते हैं कि 10% डिस्काउंट हमने 100 को, और 100 को हमने 20% डिस्काउंट, और 100 को हमने या 30% डिस्काउंट। या हम ये कह सकते हैं कि 3 शॉपिंग मॉल हैं अलग अलग जगह, और तीनों में हमने जो एक जगह 10% डिस्काउंट दे रहे हैं एक शॉपिंग मॉल में, दूसरे शॉपिंग मॉल में 20% डिस्काउंट, और तीसरे शॉपिंग मॉल में हम दे रहे हैं जो है 30% डिस्काउंट। सो व्हाट विल we will compare 3 means sales of number 1 sales, वो sales of 1 shopping mall, mean sales of second shopping mall, and mean sales of third shopping mall, and then we will compare. अब इसमें हम क्या करें, compare means। तो इसमें हम क्या पता चलेंगे, p वैल्यू आएगी थ्रू ANOVA टेबल, then p वैल्यू टेल अस whether our experiment is working or not। ठीक है, if p value is less than 0.05 it means we are, जो हमने सक्सेसफुल अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारा सक्सेसफुल हो गया। इट मीन्स कि जो अब हमें इसके लिए इसमें हम क्या करेंगे, पोस्ट होक एनालिसिस टेस्ट करेंगे। ये तो पता चल गया कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बट किसकी वजह से, 10% की वजह से, 20% की वजह से, या 30% की वजह से। तो ये ANOVA टेबल, ANOVA जो टेस्ट है इसका यह है कॉन्सेप्ट। अब ANOVA टेबल में, सॉरी ANOVA जो टेस्ट है, इसके अगर assumptions फुलफिल नहीं होते, देन वी विल यूज Kruskal-Wallis टेस्ट विच इज ऑफ वेरिएंस। तो क्रुस्कल हमें डायरेक्टली नहीं लगाना है, क्योंकि डेटा अगर हमारा ऑर्डिनल है और कॉन्टिन्यूअस भी है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसके लिए पहले हमें एज्यूम्पशंस चेक करने होंगे। अगर एज्यूम्पशंस फुलफिल नहीं होते तब हम Kruskal-Wallis टेस्ट लगाएंगे। तो Kruskal-Wallis टेस्ट कोई नया टेस्ट नहीं है, इसको हम एज्यूम्पशंस फ्री इसलिए कहते हैं कि ना इसमें हमें नॉर्मलिटी की जरूरत है, ना हमें होमोजेनिटी की जरूरत है, डेटा भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, तो हम लोग जो है Kruskal-Wallis टेस्ट यूज कर सकते हैं।
सो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का एक्सटेंशन क्या हो गया, एनोवा। इसमें लिमिटेशन क्या है कि 2 ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं, एनोवा में मोर देन 2 ग्रुप्स को। सेम एज पेयर टी टेस्ट वी कैन कंपेयर ओनली या वी कैन टेक 2 टाइम्स ऑब्जर्वेशंस, मींस बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट, ये इसकी लिमिटेशन है। इसका जो एक्सटेंशन ऑफ दिस, दैट इज रिपीटेड मेजर्स एनोवा। रिपीटेड मेजर्स एनोवा, हम क्या करेंगे, वी विल टेक ऑब्जर्वेशंस रिपीटेडली, मींस हमने 10 स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अभी लिया, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक, आफ्टर 3 वीक, आफ्टर 4 वीक, क्या परफॉर्मेंस इसका रिपीटेडली जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें चेंज आया या नहीं आया, ठीक है। या कोई डाइटिशियन ये भी कह सकता है कि वो 3 मंथ्स का ट्रेनिंग कोर्स में वेट लॉस कर सकता है। सो वी विल टेक, अभी एडमिशन के टाइम पे उनका हमने 10 पार्टिसिपेंट्स मान लीजिए हैं उस कोर्स में, उनका वेट लिया, then after 1 month whether weight is decreasing or increasing, then after second month, after 3 months. So repeatedly when we collect observations repeatedly, then we use repeated measures ANOVA. जब इसके assumptions fulfill नहीं होते तब हम क्या करते हैं, फ्रीडमैन एनोवा को हम लोग यूज करेंगे। तो फ्रीडमैन एनोवा भी कोई नया काम नहीं कर रहा है, इट इज इक्वलेंट टू रिपीटेड मेजर्स एनोवा। अब देखिए मैन वाइटनी यू टेस्ट में आ जाता हूँ। जो मैन वाइटनी यू टेस्ट बेसिकली इट इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। चलिए मैं भी 1 मिनट के लिए क्वेश्चंस और देख लेता हूँ, कोई नया क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। हाँ, देखिए मैं एक कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उनका भी थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ। एक पूछा है इन्होंने, एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, है ना, इसको अभी हम बताएंगे कि हाउ टू चेक दी होमोजेनिटी ऑफ दी वेरिएंट, ये जो है। अब एक क्वेश्चन पूछा प्रीति जी ने, मैनी पीपल से पैरामेट्रिक टेस्ट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन डेटा कलेक्टेड थ्रू लिकर्ट स्केल। बिल्कुल सही है। लिकर्ट स्केल बेसिकली इज ए ऑडिट डेटा एंड वी शुड नॉट यूज पैरामेट्रिक टेस्ट, बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सटेंड इट कि 1 to 11 इसको हम कर लें और उसको कर सकते हैं कुछ लोग, और उसमें पैरामेट्रिक टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली हमें लिकर्ट स्केल में पैरामेट्रिक टेस्ट से बचना चाहिए, और इसके लिए अच्छा यही है कि इसको हम पॉइंट दे दें 1 to 11 या, और उसको जो है हम इंटरवल या रेशियो स्केल को मानते हुए देन वी कैन यूज पैरामेट्रिक टेस्ट। एंड जो है कि क्या लार्ज सैंपल के लिए और स्मॉल सैंपल के लिए कर सकते हैं, एनोवा हम जो है दोनों के लिए कर सकते हैं, लार्ज सैंपल एंड स्मॉल सैंपल। बट द ओनली डिफरेंस इज दिस कि वी विल चेक नॉर्मेलिटी एंड होमोजेनिटी। कई बार ऐसा होता है लार्ज जो डेटा है हमारा सैंपल साइज 300 400, उसमें में भी अगर एजम्पशंस फुलफिल हो जाते हैं तो एनोवा यूज करेंगे, अगर नहीं होते हैं देन वी विल यूज जो है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का वास्तव मतलब क्या है। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, ठीक, देखिए होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का जो मतलब है, मैं ऐसा करता हूँ इसको पहले लास्ट के 15 मिनट्स में आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं बताता हूँ। अब एक क्वेश्चन आया कि प्लीज इन इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद देन नॉट एबल टू फॉलो, ये आ गया लिकर्ट स्केल डेटा टेकन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, अभी जो है लास्ट, और अभी जो मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इनको कवर कर लेते हैं। Now, man Whitney U test. Basically, I told you now. This is the first non-parametric test we will use. So, man Whitney U test. Basically, it is a non-parametric test that can be used in place of unpaired t-test. It means it is equivalent to
independent t-test. Is it clear? So in this case, it is used to test null hypothesis that two samples come from the same population, means median. The only difference between the independent t-test or Mann-Whitney test, that is the, in a independent t-test we compare means, but in this case Mann-Whitney t-test we compare median. Is it clear? So basic difference is this. Now, what type of variable we should use when we are applying Mann-Whitney U test? So first is one independent variable. So there will be two variable for conducting Mann-Whitney U test. One is dependent variable and second is independent variable. One independent variable with two levels, means two category. Is it clear? And second is dependent variable, either ordinal or continuous. Continuous means the data should be ratio, either ratio or uh, interval scale. Is it clear? And third is observation should be independent. So this is the one y, that is dependent variable, and x, it is independent variable. So independent variable should be nominal and dependent variable either ordinal or continuous. So in a non-parametric test, our data would be ordinal. In case we use continuous data, then we will convert it into ordinal, means we will convert metric data into the ordinal or ranking data, and then we apply Mann-Whitney U test. So the condition of there are two condition of dependent variable and independent variable. You can see independent variable should be nominal data and dependent variable should be either ordinal or continuous data. Now, how to convert our continuous data? For example, we are using metric data. Metric means interval or ratio data. So we will convert it into rank. Lowest score of 1, we will give 1 rank. Next highest second, or agar tie, the same rank, the average of the potential rank, we can take average. I will use this case next lecture. The case study is, it is the practical back depression inventory. Now, we should understand this case study. A neurologist investigated the depressant effects of certain recreational drugs and tested 20 clubbers. So he divided into two part. Two part means he divided 20 participants into two parts. One is 10 were given an ecstasy tablet on Saturday night, and another 10 people were allowed to drink only alcohol. ठीक है, इनको alcohol. So there are two groups. The objective of this particular study is whether which drug would be more effective to decrease the depression effect. Is it clear? So there are two treatment. One is ecstasy tablet, and then second is alcohol. So there are two groups, and then we will check which drug will impacting more, alcohol or ecstasy tablet. Is it clear? So इसमें देखिए क्या होगा. Now there are two questions. We will frame two questions. One question on the basis of depression score, and second is participants. So
in this our study, nominal data, there are two category, two level. One is acestasy tablet. We are giving as acestasy tablet for 10 people, and we are saying 10 people you drink alcohol. So there are two group. So what will we do? We will check the depression level of 10 people through this variable, and we will take depression score of 10 people of drink alcohol. So we will get depression score of 10 people, those who are taking ecstasy tablet, and we will take we will take depression score of 10 drink 10 people who are taking alcohol. Is it clear? So we will compare. We will not compare mean. We will compare median value. Is it clear? So this is our case study for back depression inventory. This is the case study of Mann-Whitney U test. So there will be two questions. One question that is dependent variable, which is the depression score, and second is independent variable. We have divided participants on the basis of ecstasy tablet and drink alcohol. So Mann-Whitney U test compare two medians. One median, we will get one median from this tablet group, and second is alcohol group, and then we will check whether the median value is significant different or not. If p value less than 0.05, it means there is a significant difference in particular either ecstasy tablet or drink alcohol. So if median value of ecstasy tablet greater than alcohol, then we can say ecstasy tablet working good in comparison to alcohol. So we will check the normality of the data. So first, uh, how will we check the normality of the data? I will uh, discuss next lecture. So here I'm just giving some concept of normality. So in this data, the p value, we applied KS test for checking the normality. Now the p value, in this case p value, that is 0.03. So for 10, we are checking normality of 10 people, means ecstasy tablet. So in this case, the p value less than 0.05, it violates the assumption, means if p value greater than 0.05, which is desirable for us for checking the normality. So in this case, p value less than 0.05, it means our data not normal. For the another second group, 10 people of alcohol, then we can check the p value. Here p value, that is 0.20. It means it is 20%, means greater than 5%. It means this group data is normal, because we want p value should be greater than 0.05. Now, so this case study conducted two times. One is Sunday. This is the data of Sunday. And after 3 days, again we collected data from the two group. One is ecstasy tablet and second is alcohol. Now in a Sunday, Wednesday, the data, it is normal because p value less than greater than 0.05, and alcohol, for alcohol group, it is less than 0.05. It means कि our data should be normally distributed, but here we can see in this case we are not, the data not normal, then we will apply non-parametric test, Mann-Whitney test. Now homogeneity, we will check homogeneity of our data through Levin test. So the homogeneity, again p value
it is greater than 0.05, it means our data homogeneous. So I will explain concept of homogeneous next lecture. Now second day means Wednesday, again p value 0.48, which is greater than 0.05. In both the cases we can see our data is homogeneous. So but data is not normal, because both the conditions should be fulfilled. Means before applying any parametric test, data should be normally distributed and data should be homogeneous. If data normal but not homogeneous, so we will not use parametric test. If data is uh, not normal but homogeneous, again we will not use parametric test. We will use parametric test only when data normal and as well as homogeneous. But in this case, parametric non-parametric test, if our data not normal not homogeneous, then we will use this particular Mann-Whitney test. Now there are 2 days data. This is a case study. I have taken this case study from Andy Field book, Discovering of Statistics. I will share this book if you want. So this case study, because our data here in this case study, depression score, that is continuous score, means depression level of group. One person depression score is 13, second one is 13, third 14, 15, 15. It is continuous data. And condition of non-parametric, that data should be ordinal. Then what will we do? We will convert this continuous data into ordinal data. So lesser the score, higher the rank, means number one. So we will put our data in the ascending or descending order, and then we will rank. So 13, this is the lowest, 1 rank. Second, again this is 2 rank, 3 rank, 4 rank, 5 rank, and then 20 participants. So this is highest score will get the 20 rank. Is it clear? Now there are, so we will convert this data into ordinal data. So Sir, your voice is not audible. is it audible? Yes, sir. Now it is Okay, audible. okay. Thank you, thank you. Now, this is our Mann-Whitney U test formula. N1 into, so we have 10 people from ecstasy group and 10 people we are giving alcohol. So N1, N2, 10 into 10, and R means rank. So we will take rank. Is it clear? So जो रैंक है वो हम कहाँ से लेंगे?
Sunday, for Sunday group there are two rank, one for alcohol group and another for ecstasy tablet group. So what will we do? We will first of all the 20 participants we will put into the ascending or descending order, and then we will check this 13 score obtained by the alcohol person, and 13 score this is ecstasy tablet, and 14 score obtained by the alcohol. So how will we make the rank? The rank of alcohol 1.5 plus 3 plus 5 plus 5, same as we will sum the rank of ecstasy tablet 1.5, and then 8.5, 8.5, and this. So here sum of ranks of ecstasy tablet, that is 119.5, and those who are taking alcohol rank is 90.15. So in this formula we will use highest rank in this both the group. So highest rank means 119 is higher than the another group. So here we will put this and we will get the tabulated value जो हमारे पास उससे calculated value आएगी, and then we will check the if effect size. So we will check effect size. We will find the value of Z and then square root of N. N means total number of participants, and the effect size, it is less effect and it is higher effect, means value near the zero value less effect, and values away from either negative side or positive side would be high, and values of this effect size between the -1 to +1. Now how will we report our result? I will explain it next lecture also. So we will report our result means कि डिप्रेशन लेवल, ये मैं देखिए इसको अगले लेक्चर में करूंगा क्योंकि अभी एनालाइज नहीं किया है. So we will report, we can report our result in this manner. Now second is Wilcoxon sign rank test. So again I am repeating Mann-Whitney U test. Before using Mann-Whitney U test, we will check normality and homogeneity of data, and the condition of Mann-Whitney U test is कि we have two variable, one dependent variable and another independent variable. Independent variable which is a categorical variable, means question should be collected in nominal form, and dependent variable should be either ordinal or continuous. Then Wilcoxon rank sign test. Wilcoxon sign rank test, it is same as paired t test. It is equivalent to paired t test. It means if we want to check the impact of any, so we will take two times observation. First is before this particular experiment, and another observation after this particular experiment, but condition is respondent would be same. So we will check performance, same participants performance, means before treatment and after treatment. Here we are not dividing our sample into two categories on the basis of rural, urban, geographical location, gender. Is it clear? Now compare Wilcoxon rank sign test use compare two sets of score when score come from the same participants. Is it clear? Imagine the experimenter in previous example was interested in the change in depression level for each of the two drugs. देखिए, so same example I am using here. So question is here, we divide two group. One group ecstasy tablet and second is drink alcohol.
So in a ecstasy tablet, so we are giving ecstasy tablet 10 clubbers first Saturday night, and after Saturday night we are giving regularly Monday, Tuesday night. So 3 days we are giving tablet to the ecstasy tablet group, means Saturday, Monday, Saturday, Sunday, Monday. ठीक है, सैटरडे को दिया हमने, मंडे संडे में इम्पैक्ट देखा. नाउ 3-day experiment means we are conducting 3-day experiment, means we will check depression level of 10 patients on Sunday, and after 3 days we are giving continuously tablet to 10 people, and Wednesday again we will check depression level. So here time interval, that is independent, and dependent variable depression is dependent on time. So here we are taking two observations, means before 3 days the time interval, that is our experiment. So here before experiment means Sunday we are getting observations from the 10 clubbers on Sunday and Wednesday. So when we take observation 2 times before treatment and after treatment, same respondent, condition is same respondent, then we will use Wilcoxon-Rank-Sign t-test. Is it clear? So sometime why are we using this test? Because we want to check whether the for example we are checking the depression level of patients, कि what should be the time period to overcome the depression level depression problem, कि whether we have to give 1 week treatment, 2 week treatment, 3 week, 1 or 1 month, 2 months. So this we want to check the time period, that is independent. Same as alcohol group. So whether alcohol is impacting or not. So continuously we are giving 3 days alcohol. So we will check responses before treatment and after treatment. This is the case study. So back depression inventory means ecstasy tablet to take on Saturday, Monday. देखिए Sunday the score of first participants 15 on Sunday, and after 3 days continuously we are giving tablet to these 10 pupils. Then we are checking here, we are checking depression level, whether the depression level is increasing or decreasing. So we are giving tablet continuously 3 days to all 10 pupils, and we are measuring depression level first participants, that is 15, but after 3 days depression level increased 28. Second participant score was 35, there is no change. This is the case of ecstasy tablet. Same thing we will apply for alcohol. Again here अल्कोहल के लिए भी इसमें हम करेंगे. देखिए सो वी आर गिविंग अल्कोहल संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. Then the score of first participant is 16, and after 2 days score decrease 5. Second participant score 15 and score 16 6. So these are the score of participants. Now what will we do? We will rank all these scores. We will rank, and then these are the our score, Wednesday score and Sunday score. ये देखिए ये फर्स्ट पार्टिसिपेंट का स्कोर है. दिस पर्टिकुलर ग्रुप 2 ग्रुप है, दैट इज एकेस्टेसी ग्रुप के 10 पीपल है, 10 पीपल फ्रॉम एकेस्टेसी टैबलेट. द स्कोर वाज 15 on Sunday and 28 on Wednesday. You can check here, 15 on Sunday and 28. Same table I am
using here. So this is second score 35 and क्वेश्चन देख लेते हैं. अच्छा, क्वेश्चन है हाउ हैव वी गिवन नंबर ऑफ डिप्रेशन लेवल, डिप्रेशन स्कोर. कुछ क्वेश्चंस अभी मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने. ये है, प्लीज रिपीट हाउ टू डिटरमाइन रैंक और कन्वर्जन टू रैंक. प्लीज रिपीट हाउ टू डिटरमाइन रैंक. देखिए, now question is how will we get this score? So it is basically inventory back depression inventory. It is a type of questionnaire. So on the basis of questionnaire we will get these score, and questionnaire may be 20, 30, 40 because we are using a tested scale for measuring the depression level. So tested is through this questionnaire, and questionnaire means maybe 20 questions, 25 questions. For example, if we want to measure the service quality, then we will use at least 22 questions, standardized questions. So on the basis of standardized scale, we are getting depression level of each participants. Is it clear? अब देखिए, ये आगे हमारा जो है दिस इज स्कोर ऑफ देन 13. दिस ये जो है हमने इसमें क्या किया है, रैंक इसको हमने बना दिया है. देन एक्सटेसिव टैबलेट 2.5 स्कोर लिया हमने, सेम एज एल्कोहल का. अब ये जो स्कोर है पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज दिस इज द डिफरेंस 15 minus 28 minus 15, that is 13. Then 35 minus 13 0, 35 minus 16 19, and 24 minus 18 6. So we will get the difference of Wednesday score and this. Now what will we do? So this is the positive difference, that is why we have put here positive. There is no difference because zero value we will exclude it. And this is positive score 35 minus 16 positive, then again 24. So we are getting positive values. So here lowest value rank would be, जो lowest value है इसमें अब देखिएगा, इसमें जो lowest होगा, जीरो को तो हमने exclude कर दिया, तो जो lowest value that is 6. So this participant will get the number 1 rank, same as 2.5. इस तरीके से we will 2.5 if score tie the 13. So rank would be 3, but we will divide, we have taken mean 2.5 and 2.5. So here we will get the value 30, and negative value, negative rank, there is no rank. So this is the difference. What is the difference? 36 minus 0, 36. Same as we will convert our data into rank order. So there are 8 positive values and 47 values that is negative. So we will put all the values. So T is the smaller of the two values. It means T. What is the T? Here T is 36 and 0. So we will take a smaller value, that is 0. And for alcohol group, we will take a smaller value T, that is 8. So what will we do? We will take T, a smaller value. So we want to calculate this statistic Z. So mean value mu to n into n plus 1 by 4. N means number of participants, and इसके थ्रू जो हम निकाल सकते हैं, then we will find standard deviation through this formula, and we know the value of T. We will put the value mean and standard deviation and get the value of this. तो इस तरीके से जो है हम Z की वैल्यू निकालेंगे -2.53 थ्रू फार्मूला.
अभी एसपीएसएस में ये केवल कॉन्सेप्ट के लिए हमें समझना है, बाकी एसपीएसएस में तो डायरेक्टली इसका आउटपुट आ जाएगा, उसको हम इंटरप्रेट करेंगे. देन क्रुस्कल वैलिस टेस्ट. थर्ड इज क्रुस्कल वैलिस टेस्ट वी विल अप्लाई when we have more than two groups. We want to compare three categories, three levels, or more than three levels. We can compare it. So Kruskal-Wallis test, basically it is equivalent to one-way ANOVA. ANOVA means we are comparing three means, but in case of Kruskal-Wallis, why are we using this Kruskal-Wallis test? Because the ANOVA and assumptions of ANOVA does not fulfill. ANOVA test के assumptions fulfill नहीं होते. That is why we are using Kruskal-Wallis test. So here Kruskal-Wallis test we are we are comparing three levels, three means. Now three means, the only difference in a ANOVA and Kruskal-Wallis test is, in ANOVA when we use parametric test, analysis of variance, then we want to find which particular level or category impacting more to the dependent variable. But in a ANOVA we will get post hoc analysis test. But in case of Kruskal-Wallis test, we do not get any post hoc analysis test. For example, Kruskal-Wallis test tell us that there is a significant difference, but which particular group is significant impacting the dependent variable, we do not know. So what will we do? We will check we will perform Mann-Whitney test for checking the particular group, which particular group is impacting to this part. ठीक है? This is our formula. NRI means rank, sum of the rank of each group, total sample size, and then N जो है हमारा total number of participants. ये फॉर्मूला होगा. नाउ केस स्टडी, आई विल टेक केस स्टडी ऑफ Kruskal-Wallis test. There are two variable, one is dependent variable, that is ordinal data, and one is nominal data, means categorical data. There are four categories. So case study is this: does coffee consumption affect your heart rate? Question is, does coffee affect your heart rate? तो ये हमें इसमें चेक करना है. एंड आउटकम वेरिएबल, दैट इज हार्ट रेट स्कोर. सो देयर आर फोर लेवल. क्या नो कप कॉफी, क्या कॉफी पीने से हार्ट रेट स्कोर इंक्रीज होता है, ये हम देखना चाहते हैं. अगर होता है तो क्या 1 कप कॉफी, 2 कप कॉफी और 4 कप कॉफी, कि कॉफी अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्या उससे इसको हार्ट रेट स्कोर इंक्रीज होता है या नहीं. तो ये हम जो है इस तरीके की केस स्टडी लेंगे. और चूंकि टाइम हमारा जो है वो मेरे ख्याल में 11:30 तक है इस सेशन का, और इसी को हम दोबारा से रिपीट करेंगे. अब जो नेक्स्ट हम वो लेंगे सेशन में, इन्हीं केस स्टडी को लेंगे. फ्रीडमैन एनोवा का, Kruskal-Wallis टेस्ट, और विल्कॉक्स-कॉर्न और मैन-व्हाइटनी, इनका एक एक केस स्टडी लेंगे. और मैंने आपको ये मटेरियल भी दे दिया है, आप चाहें तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हमें कैसे इसके पहले फर्स्ट स्टेप वी विल चेक द एजम्पशंस ऑफ द टेस्ट. देन वी विल यूज जो टेस्ट है हमारा, वी विल अप्लाई टेस्ट फॉर Mann-Whitney, U test, Wilcox-Conn rank sign test, and how to interpret the results. और हमें वो कितना रिपोर्ट करना है, क्योंकि बहुत सारी टेबल आ जाती है. सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें वो रिपोर्ट कैसे करना है रिजल्ट, वो भी हम जो है इसमें आपको बताएंगे. कुछ मैं अभी और देख लेता हूँ. और सर एक क्वेश्चंस थोड़े से हैं. बिफोर वी एंड द सेशन, कैन वी हैव सम क्वेश्चंस सर जिनके आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, फिर से थोड़ा सा
लाउडर सर कुछ बोलिए मैडम। क्वेश्चन, सर मैं कह रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हैं वो एक बार ही टेकअप कर लें सर, जो अभी इस सेशन में, देन यू विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। जो आपको लगता है तब उस पे कवर हो जाएंगे सर, वी लीव दोस क्वेश्चंस। हाँ तो सर इस एक मेरे से प्रियंका चावला जी ने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि रैंक मेथड, इफ देयर इज एनी डिफरेंस व्हेन वी प्रोवाइड रैंक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए मैडम, इसमें जो है जो रैंक का क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ कि जो हम लोग रैंक इसमें करते हैं, रैंक का क्रिएट करने का जो तरीका है, जो लोएस्ट, इसको सबसे पहले जो है हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे अपने जो स्कोर से, डिसेंडिंग सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले हम छोटा स्कोर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्कोर कोई स्टूडेंट्स ने लिया है, स्कोर ऑब्टेंड किए 100 स्टूडेंट्स ने, किसी के 13 मार्क्स हैं, किसी के 14 है, किसी के 84। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले जो है सबसे कम वाले को लेंगे, फिर उससे ज़्यादा रैंक वाले को, और जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं 90, तो हम उसको नीचे से ऊपर तक लेंगे, ठीक है। इसमें जो रैंक हमें देना होगा, जिसने सबसे कम मार्क्स ऑब्टेंड किए होंगे उसको रैंक 1 होगा, जिसने उससे ज़्यादा रैंक दिया है उसको 2 रैंक देंगे। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में चाहे हम मैन वाइटनी टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, विल्कॉक्स रैंक साइन टेस्ट यूज़ करते हैं, फ्रीडमैन एनोवा क्रोस्कल वेलिस टेस्ट, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम जो है जो लोवेस्ट स्कोर होता है हमारा उसको हम रैंक 1 देते हैं, फिर उससे ज़्यादा जो स्कोर होगा उसको रैंक 2 देते हैं, और जिसका हाईएस्ट रैंक होगा उसका जो रैंक है अगर हम देखें तो सबसे कम होगा। मान लीजिए 20 है और 20 में किसी का स्कोर सबसे हाईएस्ट है तो उसको सबसे लास्ट वाला रैंक मिलेगा 20। जी सर एक क्वेश्चन श्री रूपा जी ने 2 बारी पूछा है, that can you please explain the difference between applying ANOVA and Kruskal-Wallis test? हाँ ओके, सो ये जो है एनोवा एंड क्रुस्कल वेलिस टेस्ट, व्हेन वी यूज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, analysis of the purpose of analysis of variance is comparing several means. It means we want to compare more than 2 means. Is it clear? So in, but before applying any parametric test, ANOVA, this is parametric test, so before applying analysis of variance we will check normality and homogeneity of our data. If our data is normal and homogeneous, then we will use analysis of variance. In case we do not find normality and homogeneity, then we will use Kruskal-Wallis test, which is equivalent to analysis of variance test. Okay. Sir, one question that has been coming up again and again in the sessions is that if we have collected a shopping census, we have collected it using online shopping data has been collected on various statements using 5-point Likert scale, sir. Which test is suitable according to you? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन जनरली हम लोगों के यहाँ पे खास तौर से लिकर्ट स्केल विच इज ऑर्डिनल स्केल, इट इज नॉट इंटरवल और रेशियो स्केल, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं कि, और बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं जहाँ पे इस ऑर्डिनल डेटा को इंटरवल डेटा की तरह ट्रीट कर लेते हैं, बट थ्योरेटिकल ये नहीं है। अगर मान लीजिए लिकर्ट स्केल को, मैंने बहुत सारी स्टडीज ऐसी देखी हैं जिसमें लिकर्ट स्केल को इंटरवल डेटा की तरह ट्रीट करके वो सारे पैरामेट्रिक टेस्ट हम निकाल लेते हैं, और डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी, इवन सेंट्रल टेंडेंसी भी हम निकालते हैं, इसमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, और जो तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस और कर्टोसिस, वो हम जो है सब निकाल लेते हैं इसी लिकर्ट स्केल के डेटा से, बट इट इज़ नॉट इंटरवल डेटा। थ्योरेटिकली हमें पैरामेट्रिक टेस्ट इसमें नहीं लगाने चाहिए। मैंने इसका एक तरीका बताया कि इफ़ वी इंक्रीज 5 पॉइंट टू 11 पॉइंट कर लें इसको हम, तो ये डेटा हमारा जो है इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ना तो फिर होमोजेनिटी की प्रॉब्लम आएगी ना नॉर्मलिटी की। लिकर्ट स्केल 5 पॉइंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है
कि जो रेस्पोंडेंट से जो हम डेटा फिल कराते हैं वो एक ट्रेंड पकड़ लेते हैं, या तो 4 5 को टिक करते रहते हैं या 1 2 1 2 को टिक करते हैं। इट मीन्स अगर वो 1 2 या 1 2 को टिक कर रहा है हर एक क्वेश्चन में, तो वो डेटा हमारा स्क्यूड हो जाएगा, या तो पॉजिटिव स्क्यूड हो जाएगा या वो नेगेटिव स्क्यूड हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए वो डेटा हमारा स्क्यूड हो गया तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लगाएंगे, फिर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। तो इसके लिए इस स्क्यूनेस से बचने के लिए तरीका ये अच्छा है कि हम स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को 1 दे दें और 11 दे दें हम स्ट्रॉन्गली एग्री को, और उसके बीच में कुछ ना लिखें। 1 to 11 में हमने उसको बता दिया है कि इसके बीच में, अब उसके पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे, वो ट्रेंड नहीं पकड़ेगा 1 2 या 8 9 8 9 नहीं करेगा, उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। तो जो डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। जो अब हिस्टोग्राम जो हम बनाएंगे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिकर्ट स्केल को इंटरवल स्केल की तरह यूज करके सारे वो पैरामेट्रिक टेस्ट लगा रहे हैं, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स में भी देखा है लोग उसको उस तरीके से ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली हमें ये ऑर्डिनल डेटा है, थ्योरेटिकली हमें इसकी अगर रेंज बढ़ा दें तो वो ज़्यादा डेटा, कोशिश ये करनी चाहिए कि लिकर्ट स्केल की जगह हम 11 पॉइंट या कुछ और नंबर्स देके हम उसको यूज कर लें। जी So that means, sir, that instead of a 5 Likert scale, we go for a higher or a more expanded scale where the हाँ, respondent has more options to fill, ऑप्शंस sir. ऑप्शंस ज़्यादा होंगे तो वो डेटा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा Okay, so ऑप्शंस। that also answers a question that is again relating to e-banking service. Same question, sir. We'll take up one last question, sir. That why the Mann-Whitney U test is considered better than the median test. इन Sir, कंपेरिजन टू median test. That why Mann-Whitney U test is considered better than the median test, sir. देखिए मैन वाइटनी टेस्ट, व्हाई आर वी यूजिंग मैन वाइटनी टेस्ट? I already told you we use Mann Whitney U test because assumptions of the independent t test means, देखिए जितने भी हम चाहे मैन वाइटनी की बात करें, क्रुस्कल वैलीज, फ्रीडमैनोव और या जो विल्कोक्सन रैंक साइन टेस्ट, ऑल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, we use all non-parametric tests because assumptions of the parametric tests do not fulfill, उनके जो assumptions हैं वो fulfill नहीं होते हैं, इसीलिए जो है हम मैन वाइटनी यू टेस्ट हम यूज करते हैं। और इसमें जो मीडियन वैल्यू, फिर मैं बता रहा हूँ कि अब एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि मीडियन वैल्यू हम क्यों यूज करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा डेटा कॉन्टिन्यूस है, मेट्रिक डेटा है पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए, उसमें डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम जो सेंट्रल टेंडेंसी निकालें, मेजर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पर्सन निकालें या डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों में जो है हम लोग जो है मैट्रिक डेटा में हम मीन निकालते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो हम लोग करते क्या है कि अगर डेटा मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस डेटा, मैट्रिक डेटा है, और मैट्रिक डेटा चूंकि ये नॉर्मल और होमोजीनियस नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रैंक में। तो रैंक से वो मीडियन रैंक आएगी, जब रैंक हम जब निकालते हैं तो वो मीन, उसमें क्या आएगा फिर मीडियन वैल्यू आएगी, और फिर हम मैन वाइटनी टेस्ट में वी विल कंपेयर टू मीडियन इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग टू मीन्स। In a parametric test we compare two means or several means, but in non-parametric test we compare median or two median, we compare two median or several medians. Yes. Last question, and then we'll wind up this session and we'll meet again at 12. The question is, sir, that why do we have to report the normality for each factor, or we have to report normality for the entire data? Also, sir, they are requesting you to suggest the 11-point scale, which one is a good one, sir? ठीक, पहला क्वेश्चन था कि इफ वी आर यूजिंग आवर क्वेश्चनर, फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग 50 questions and out of 50 questions 15 questions relating to non-metric data means mutually exclusive nominal data के questions हो सकते हैं कुछ, जैसे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के और उसके,
अब बात है कि फॉर एग्जांपल अवर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, जो मेन रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में 35 क्वेश्चन है, सो वी विल चेक इंडिविजुअली नॉर्मलिटी, मतलब हमें किसी करनी है, हर एक 35 क्वेश्चंस की नॉर्मलिटी हमें चेक करनी है क्वेश्चंस की, क्योंकि जनरली ज़्यादातर जो भी हमारे टेस्ट हैं वो सारे पैरामेट्रिक है मैक्सिमम, चाहे हम रिग्रेशन एनालिसिस की हम बात करें, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस की बात करें, क्लस्टर एनालिसिस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। कंडीशंस थोड़ी बहुत बदल सकती हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेकर, लेकिन ये जितने भी टेस्ट हैं हमारे, हमें अपने डेटा की हर एक क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस की हमें नॉर्मलिटी चेक करनी चाहिए। अगर डेटा नॉर्मल नहीं होता है देन वी विल करेक्ट आवर डेटा। फॉर करेक्टिंग डेटा वी हैव 3 मेथड्स: लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने इन तीनों को जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, इसके बाद जो है हम लोग उनकी नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी चेक करेंगे, ठीक है ना। और अगर ये आ जाती हैं तो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। और दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसी के इक्विवेलेंट फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को हम यूज करें। दूसरा ये भी है कि कुछ सैंपल साइज इंक्रीज भी हम कर सकते हैं, कि हो सकता है कि उसमें डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाए। दूसरा क्वेश्चन ये था कि 11 पॉइंट वाला जो है, मेरे ख्याल में जो है 11 पॉइंट कर लेना चाहिए, या 100 पॉइंट्स भी हम जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, हम अगर उसमें उनको नंबर दे दें कि 0 to 100 या 0 to 10, ठीक है, 0 मीन्स पुअर, 10 मीन्स एक्सीलेंट, या 0 मीन्स पुअर, 100 मीन्स एक्सीलेंट, तो यू कैन गिव योर ओपिनियन, अपना ओपिनियन उसमें से बता दीजिए कि कौन सा कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके के स्टेटमेंट्स बनाएं इंस्टीड ऑफ लिकर्ट स्केल 5 पॉइंट की जगह, हालांकि जनरली हम लोग 5 पॉइंट ही लेते हैं, अगर 5 पॉइंट ना लेके उसको 11 पॉइंट में, जैसे मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रॉन्गली डिसएग्री लिख दीजिए बस, और स्ट्रॉन्गली एग्री, और 11 पॉइंट उसमें बना लीजिए हर एक स्टेटमेंट के साथ, और उसको वो जो रेस्पोंडेंट टिक करता चला जाएगा, तो डेटा ठीक हो सकता है। जी मैडम। थैंक यू सर। ठीक है मैडम, तो हम लोग कितने बजे फिर दोबारा 12 बजे आते हैं? Thank you, sir. I was not able to unmute myself. Thank you, sir, for the session, this part where you gave a introduction to all the non-parametric tests in a very nice way. I'll just go through the question answers one more time. If something is left, we'll ask at the starting of the next session, sir, which we start at 12 o'clock, sir. Okay, okay. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you. Okay. Okay, okay, sir. I request all the participants to be there only. This link will continue even for the next session. Thank you, sir.